Welcome to Simplified UPSC by PPP, where we listen, learn, and grow together. Detailed lecture notes in English and Hindi, plus practice questions for prelims and mains, only on our Telegram channel. Link in description. Like and subscribe for more. नमस्कार और स्वागत है आपका हमारी आज की खास चर्चा में। और हाँ, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और आपको इस तरह की चर्चाएं उपयोगी लगती हैं, तो हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सिंप्लीफाइड यूपीएससी बाय पीपीपी को जरूर सब्सक्राइब करें। आपका सपोर्ट हमें ऐसे ही और कंटेंट बनाने के लिए मोटिवेट करता है। आज हम एनसीईआरटी की किताब भारतीय समाज में सामाजिक परिवर्तन और विकास के एक बहुत ही जरूरी चैप्टर पर बात करेंगे। चैप्टर का नाम है संरचनात्मक परिवर्तन। मतलब आज का जो भारत हम देखते हैं, इसकी नींव कैसे रखी गई, खास तौर पर ब्रिटिश राज के उन 200 सालों का इस पर क्या और कैसा असर पड़ा। और ये भी देखेंगे कि यूपीएससी इस टॉपिक से जुड़े सवाल कैसे पूछता है। तो चलिए शुरू करते हैं एक बुनियादी सवाल से। भारत पर तो पहले भी कई हमले हुए हैं, कई शासक आए, तो फिर ब्रिटिश उपनिवेशवाद में ऐसा क्या अलग था कि उसने हमारे समाज की पूरी बनावट ही बदल दी? ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है और इसका जवाब ही इस पूरे चैप्टर का सार है। देखिए, पहले के जो शासक थे, चाहे वो मुगल हों या कोई और, वो भारत की आर्थिक व्यवस्था में बहुत ज्यादा दखल नहीं देते थे। अच्छा। वो यहाँ आए, यहीं बस गए और यहाँ की अर्थव्यवस्था से जो सरप्लस यानी अतिरिक्त उपज होती थी, उसका एक हिस्सा टैक्स के रूप में ले लेते थे। हाँ। पर उन्होंने कभी ये बदलने की कोशिश नहीं की कि गांव में क्या उगेगा या कारीगर क्या बनाएगा। अच्छा, तो वो सिस्टम के ऊपर एक परत की तरह थे, सिस्टम को बदलने वाले नहीं थे। बिल्कुल। इसके ठीक उलट ब्रिटिश उपनिवेशवाद एक पूंजीवादी व्यवस्था पर आधारित था, यानी एक ऐसी व्यवस्था जिसका एक ही मकसद था मुनाफा कमाना और उसे वापस ब्रिटेन भेजना, चाहे उसके लिए भारत की अर्थव्यवस्था को कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। जी, उनका हर फैसला, हर कानून, हर नीति बस इसी एक लक्ष्य से जुड़ी थी, ब्रिटिश पूंजीवाद को कैसे फायदा पहुंचाया जाए। ये सिर्फ सत्ता का बदलना नहीं था, ये पूरी व्यवस्था का बदलना था। इसे थोड़ा और साफ करने के लिए क्या कोई ठोस उदाहरण है कि कैसे उनके फैसलों ने जमीनी स्तर पर चीजों को बदल दिया? कई उदाहरण हैं। सबसे बड़ा बदलाव उन्होंने जमीन के मालिकाना हक के कानूनों में किया। इससे पहले जमीन किसी एक व्यक्ति की निजी संपत्ति नहीं होती थी, वो समुदाय की होती थी। अंग्रेजों ने इसे निजी संपत्ति बना दिया, जिसे खरीदा बेचा जा सकता था और जिससे लगान वसूलना आसान हो गया। फिर उन्होंने ये भी तय करना शुरू कर दिया कि खेतों में क्या उगेगा। अच्छा। किसानों को अपनी जरूरत की फसलें जैसे चावल या गेहूं उगाने की जगह नील या कपास उगाने पर मजबूर किया गया। नील ताकि मैनचेस्टर की कपड़ा मिलों को रंग मिल सके, और कपास ताकि उन्हीं मिलों को कच्चा माल मिले। एकदम सही। और सिर्फ खेती ही नहीं, उन्होंने जंगलों पर भी नए कानून थोप दिए। सदियों से जो आदिवासी समुदाय जंगलों को अपना घर मानते थे, उन्हें वहां से बेदखल कर दिया गया। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों को रेलवे लाइन बिछाने के लिए स्लीपर बनाने थे और उसके लिए उन्हें बेशकीमती लकड़ी चाहिए थी। असम में ये बहुत बड़े पैमाने पर हुआ। तो आप देख सकते हैं, ये बदलाव सतही नहीं थे, इन्होंने भारत की आर्थिक और सामाजिक जिंदगी की रीढ़ ही तोड़ दी। लेकिन यहाँ एक विरोधाभास भी तो है, जिसके बारे में किताब बात करती है। कई लोग ये तर्क भी तो देते हैं कि रेलवे, टेलीग्राफ और एक समान कानून व्यवस्था से अंग्रेजों ने भारत को जोड़ा और आधुनिकीकरण किया। तो क्या ये सब सिर्फ शोषण ही था, या इसके कुछ अनजाने में हुए फायदे भी थे? ये एक शानदार पॉइंट है और यही उपनिवेशवाद की सबसे जटिल सच्चाई है। ये सच है कि उन्होंने पूरे भारत को एक प्रशासनिक इकाई के तौर पर जोड़ा, लेकिन सवाल ये है कि ये सब किसके लिए किया गया? रेलवे लाइनें इसलिए नहीं बिछाई गईं ताकि भारतीय आसानी से एक जगह से दूसरी जगह जा सके। वो इसलिए बिछाई गईं ताकि बंदरगाहों तक कच्चा माल तेजी से पहुंचाया जा सके और ब्रिटिश फौज देश के किसी भी कोने में विद्रोह को कुचलने के लिए जल्दी पहुंच सके। मतलब इरादा भारत का भला करना नहीं था, बल्कि भारत पर अपनी पकड़ मजबूत करना था। बिल्कुल। और इसी विरोधाभास ने राष्ट्रवाद को जन्म दिया। जब भारतीयों ने अंग्रेजी शिक्षा के जरिए स्वतंत्रता, समानता और लोकतंत्र जैसे पश्चिमी विचारों के बारे में पढ़ा, तो उन्होंने अपने आसपास देखा। उन्होंने देखा कि जिन विचारों की तारीफ अंग्रेज करते हैं, वही अधिकार वो भारतीयों को देने से साफ इनकार कर रहे हैं। इसी दोहरेपन ने, हाँ, इसी भेदभाव ने भारतीय राष्ट्रवाद की आग को हवा दी। लोगों को समझ आया कि राजनीतिक आजादी के बिना आर्थिक और सामाजिक आजादी मिलना नामुमकिन है।
और शायद इसीलिए यूपीएससी औपनिवेशिक दौर के प्रशासनिक ढांचों पर इतना ध्यान देता है, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। हाँ, क्योंकि ये एक्ट सिर्फ कानून नहीं थे, ये सत्ता के समीकरण को दिखाते हैं। 2018 के प्रीलिम्स में एक सवाल था कि 1935 के एक्ट के तहत अवशिष्ट शक्तियां माने रेजिडुअरी पावर्स किसे दी गई थीं? और जवाब था गवर्नर जनरल। जी, अब ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये दिखाता है कि ब्रिटिश सत्ता का केंद्र कहाँ रखना चाहते थे। अवशिष्ट शक्तियां यानी वो सारे अधिकार जो कहीं लिखे नहीं गए हैं, गवर्नर जनरल को देना साफ बताता है कि असली कंट्रोल लंदन के हाथ में ही था। चाहे प्रांतों को कितनी भी दिखावटी आजादी क्यों न दे दी गई हो। सही कहा। तो एक तरफ उन्होंने हमें राजनीतिक रूप से गुलाम बनाया और साथ ही हमारी आर्थिक कमर भी तोड़ दी। मुझे लगता है इसी से जुड़ा है किताब का अगला पॉइंट, ब्रिटेन का औद्योगिकरण और हमारा वे औद्योगिकरण। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू कैसे थे? ये प्रक्रिया सीधी थी, लेकिन इसकी क्रूरता इसकी सादगी में ही छिपी थी। जब ब्रिटेन के कारखानों में मशीनों से बना सस्ता कपड़ा और दूसरा सामान भारतीय बाजारों में आया, तो ये सिर्फ एक व्यापारिक मुकाबला नहीं था। ये एक सोची समझी आर्थिक रणनीति थी जिसने भारत को एक उत्पादक से सिर्फ एक बाजार बना के रख दिया। हमारे यहाँ के जो पारंपरिक कारीगर थे, जो सदियों से बेहतरीन कपड़े और हस्तशिल्प बनाते थे, वो मशीनों के सामने टिक नहीं पाए। ये सोचना भी कितना अजीब है। जब लंदन और मैनचेस्टर औद्योगिक क्रांति के केंद्र बनकर दुनिया पर छा रहे थे, तब हमारे ढाका और मुर्शिदाबाद जैसे शहर, जो कभी अपने मलमल और रेशम के लिए पूरी दुनिया में मशहूर थे, वो उजड़ रहे थे। एक जगह विकास हो रहा था और उसकी कीमत दूसरी जगह विनाश से चुकाई जा रही थी। आपने बिल्कुल सही पकड़ा, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। पुराने शहरों के उजड़ने के साथ साथ कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास जैसे नए औपनिवेशिक शहर भी उभर रहे थे। पर इन शहरों का चरित्र बिल्कुल अलग था। जी, ये मैनचेस्टर की तरह औद्योगिक केंद्र नहीं थे, ये बंदरगाह शहर थे। इनका मुख्य काम भारत के आर्थिक शोषण के लिए प्रवेश द्वार, एक गेटवे बनना था। यहाँ से भारत का कच्चा माल जहाजों में भरकर ब्रिटेन जाता था और वहीं से ब्रिटेन का तैयार माल उतरकर पूरे भारत में फैलता था। एकदम सही। इन शहरों का विकास भारत की जरूरत के लिए नहीं, बल्कि ब्रिटिश साम्राज्य की जरूरत के लिए हुआ था। और यूपीएससी इसी आर्थिक बदलाव की नब्ज को पकड़ना चाहता है। हाँ, 2015 के मेंस GS1 में सीधे सीधे इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति पर सवाल था और 2018 के प्रीलिम्स में पूछा गया था कि 18वीं सदी के मध्य में बंगाल से ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा निर्यात की जाने वाली मुख्य वस्तुएं कौन सी थीं? क्या थी? इसका सही जवाब था कपास, रेशम, शोरा यानी सॉल्टपीटर और अफीम। ये सवाल सीधे सीधे उस आर्थिक शोषण की कहानी बताता है जिसकी हम बात कर रहे हैं। इस पूरी शोषण की व्यवस्था को अगर किसी एक जगह देखना हो तो किताब में असम के चाय बागानों का जो उदाहरण दिया है वो कमाल का है। वो इस पूरी कहानी को एक छोटी सी तस्वीर में सब कुछ साफ साफ दिखा देता है। हाँ, वो एक माइक्रोकॉस्म है, एक छोटा सा मॉडल जो दिखाता है कि पूरी औपनिवेशिक व्यवस्था कैसे काम कर रही थी। एक तरफ थे ब्रिटिश बागान मालिक जो आलीशान बंगलों में रहते थे, जिनके पास नौकरों की फौज होती थी और जो इंग्लैंड जैसी जिंदगी जी रहे थे। और दूसरी तरफ थे वो मजदूर जिन्हें दूसरे प्रांतों से लाया जाता था। हाँ, जिन्हें बिहार और उड़ीसा जैसे दूसरे प्रांतों से जबरदस्ती या धोखे से भर्ती करके लाया जाता था। मतलब कानून का राज तो था, लेकिन वो सबके लिए बराबर नहीं था। कानून खुद ही शोषण का एक हथियार बन गया था। हाँ, यही तो सबसे खतरनाक बात थी। सरकार ने बागान मालिकों को फायदा पहुंचाने के लिए दमनकारी कानून बनाए थे। मजदूरों को बिना इजाजत बागान छोड़कर जाने की अनुमति नहीं थी। अगर कोई भागने की कोशिश करता तो उसे पकड़कर सजा दी जाती थी। ये एक तरह की बंधुआ मजदूरी थी जिसे कानून का संरक्षण मिला हुआ था। ये साफ दिखाता है कि उपनिवेशवाद सिर्फ एक राजनीतिक व्यवस्था नहीं थी, ये एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था थी जो हर स्तर पर जबरदस्ती और शोषण पर आधारित थी। तो ये सब तो हुई औपनिवेशिक विरासत की बात। अब सवाल ये उठता है कि 1947 में आज़ादी मिलने के बाद स्वतंत्र भारत ने इस टूटे फूटे ढांचे को बदलने के लिए क्या किया? इस विरासत से पीछा छुड़ाने की कोशिश कैसे की गई? स्वतंत्र भारत के नेताओं के सामने ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी। उन्होंने इसका जवाब नियोजित विकास यानी प्लान्ड डेवलपमेंट के मॉडल में ढूंढा। ये औपनिवेशिक आर्थिक नीतियों की सीधी प्रतिक्रिया थी। अच्छा। फैसला ये हुआ कि अब भारत की अर्थव्यवस्था बाजार के ताकतों के भरोसे नहीं छोड़ी जाएगी,
बल्कि सरकार सक्रिय रूप से इसमें हस्तक्षेप करेगी। आत्मनिर्भरता हमारा लक्ष्य था। और इसी सोच के तहत बड़े बड़े सरकारी कारखाने और बांध बनाए गए। बिल्कुल। भारी उद्योगों जैसे स्टील, मशीनरी और बिजली को सरकार ने अपने नियंत्रण में लिया। भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर जैसे नए औद्योगिक शहर बसाए गए। ये सिर्फ कारखाने नहीं थे। नहीं, जैसा कि जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, ये आधुनिक भारत के मंदिर थे। ये औद्योगिकरण की उस औपनिवेशिक विरासत को पलटने की एक सीधी और सचेत कोशिश थी। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि भिलाई और राउरकेला जैसे शहर एक तरह से कलकत्ता और बॉम्बे का जवाब थे? एक तरफ शोषण के प्रतीक बंदरगाह शहर और दूसरी तरफ आत्मनिर्भरता के प्रतीक औद्योगिक शहर। ये तुलना बहुत सटीक है। औपनिवेशिक शहरों का विकास बाहर की ओर था, उनका मुंह ब्रिटेन की तरफ था, जबकि नए औद्योगिक शहरों का विकास अंदर की ओर था। इनका मकसद भारत को अपने पैरों पर खड़ा करना था। ये एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव था। और इस पूरी प्रक्रिया का शहरीकरण पर क्या असर पड़ा? क्या आजादी के बाद शहरों के विकास का तरीका बदला? शहरीकरण में बहुत तेजी आई, लेकिन इसका पैटर्न बहुत जटिल रहा है। अध्याय में शहरों का गांवों पर 3 तरह का प्रभाव बताया गया है, जो आज भी उतना ही सच है। क्या है वो? पहला, लोग काम की तलाश में शहरों की ओर पलायन करते हैं, लेकिन उनका दिल और परिवार गांव में ही रहता है। वो शहर से पैसा कमाकर गांव भेजते हैं। हाँ, जिसे हम मनी ऑर्डर इकोनॉमी भी कहते हैं। सही कहा। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सहारा मिलता है, लेकिन ये परिवारों को तोड़ता भी है। दूसरा प्रभाव? दूसरा प्रभाव उन गांवों पर पड़ता है जो किसी नए औद्योगिक शहर जैसे भिलाई के पास बसते हैं। उनकी जमीनें अधिग्रहित कर ली जाती हैं, उनकी पारंपरिक आजीविका खत्म हो जाती है और उन्हें एक नई शहरी जिंदगी में ढलने के लिए मजबूर होना पड़ता है, जिसके लिए वो अक्सर तैयार नहीं होते। और तीसरा प्रभाव बड़े महानगरों के फैलने से होता है। जैसे जैसे दिल्ली या मुंबई जैसे शहर फैलते हैं, वो अपने आसपास के गांवों को निगल जाते हैं। ये गांव कागज पर तो शहर का हिस्सा बन जाते हैं, लेकिन असल में एक अजीब सी जगह बनकर रह जाते हैं। इन्हें शहरी गांव यानी अर्बन विलेजेस कहा जाता है, जहां खेती और शहरी जीवन का एक टकराव भरा मिश्रण देखने को मिलता है। जी, यह ग्रामीण शहरी संबंध समाजशास्त्र का एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। तो अगर हम आज की पूरी चर्चा को समेटें, तो ये साफ है कि आज हम जो भी संरचनाएं देखते हैं, हमारे शहर, हमारे उद्योग, हमारी प्रशासनिक व्यवस्था, यहाँ तक कि हमारे सोचने का तरीका भी, उसकी गहरी जड़ें हमारे औपनिवेशिक अनुभव में हैं। ये एक ऐसा दौर था जिसने पुरानी हर चीज को तोड़ दिया और उसकी जगह कुछ ऐसा बनाया जो नया तो था पर हमारा नहीं था। बिल्कुल। और इस नींव को समझे बिना हम आज के भारत की चुनौतियों और अवसरों को नहीं समझ सकते। ये सिर्फ एक राजनीतिक बदलाव नहीं था, ये हमारी अर्थव्यवस्था, समाज और मानस का एक पूर्ण पुनर्गठन था। इसके प्रभाव इतने गहरे हैं कि हम आज भी उनसे जूझ रहे हैं। और इसी समझ से एक बहुत ही दिलचस्प सवाल भी उठता है। बताइए, क्या सवाल है? देखिए, औपनिवेशिक सरकार ने रेलवे और टेलीग्राफ जैसे उस वक्त के सबसे आधुनिक बुनियादी ढांचे का इस्तेमाल अपने नियंत्रण को मजबूत करने और आर्थिक शोषण के लिए किया था। आज के स्वतंत्र भारत में डिजिटल क्रांति जैसे इंटरनेट और मोबाइल फोन ने राज्य, बाजार और नागरिक के बीच के संबंधों को कैसे बदला है? क्या ये सशक्तिकरण का जरिया है या नियंत्रण का एक नया तरीका? ये सोचने के लिए एक बहुत ही जरूरी सवाल है। इसी के साथ हम आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। ऐसे ही विस्तृत सारांश और PYQ विश्लेषण के लिए हमारे YouTube चैनल सिंप्लीफाइड UPSC बाय PPP को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका समर्थन हमें ऐसा कंटेंट लाते रहने में मदद करता है। धन्यवाद। Thanks for watching. Follow us on Telegram and Instagram. Don't forget to like, share, and subscribe.